हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 8 पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 to 7 पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, एलिमेंट्स स्कोप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट इनोवेशन, दूसरा प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, तीसरा प्रोडक्ट एक्सटेंशन। नंबर 1, प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन है क्या? देखिए, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो सबसे पहली बार बनाया गया, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो है पहले कभी एग्जिस्टिंग था ही नहीं, उसका कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। जब सबसे पहली बार एक टेलीविज़न बनाया गया तो नेचुरली बात है वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था। सबसे पहली बार रेडियो बनाया गया, वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट था। इसी तरीके से आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं, कार का या मोबाइल फ़ोन का। ये सब इनोवेटिव प्रोडक्ट, क्योंकि ये सबसे पहली बार जब बनाए गए, फर्स्ट टाइम बनाए गए, तो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट्स थे। तो जो है एक कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू नए नए प्रोडक्ट को इनोवेशंस करती रहती है ताकि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए। इनोवेटिव प्रोडक्ट की कंपनी को बहुत फ़ायदे होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसका कोई कंपटीशन नहीं होता, कंपनी उसके लिए अच्छी प्राइस चार्ज कर लेती है, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी अपना ले सकती है क्योंकि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है। तो कंपनी, हर एक कंपनी चाहती है कि वो नए नए प्रोडक्ट के इनोवेशन कर सके, लेकिन ये इतनी आसान नहीं होते, इतनी जल्दी नहीं होते, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। सेकेंड आता है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं आता जो पहले कभी था ही नहीं, बल्कि जो पहले प्रोडक्ट पहले से चल रहा था लेकिन उसमें कुछ समय के बदलाव के साथ कुछ चेंजेस की ज़रूरत महसूस होती है, कस्टमर को नई नीड्स होती हैं, कस्टमर की नई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाइड करना ज़रूरी होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ न्यू फीचर्स को ऐड करते हैं, उसकी कॉस्ट कट करने की कोशिश करते हैं, उसकी प्राइस में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ नए फीचर्स जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इस मॉडिफाइड प्रोडक्ट से रिप्लेस करता है और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहती है। तीसरा आता है आपका प्रोडक्ट एक्सटेंशन। प्रोडक्ट एक्सटेंशन में क्या होता है, एक कंपनी जो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट को अपनी होम कंट्री में पहले बेच रही होती है, कंटिन्यूस उसको मार्केटिंग कर रही होती है, लेकिन अब उसको जो है, अब उसका क्योंकि उसका देखती है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कि वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है होम कंट्री के अंदर, कंज्यूमर ने उसको काफ़ी लाइक किया है, अब उसको वो इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि अदर कंट्रीज़ में भी उसको लॉन्च करती है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो उसकी प्रोडक्ट लाइन है उसमें जो एक प्रोडक्ट है वो ऐड हो जाता है, इसलिए इसको हम प्रोडक्ट एक्सटेंशन कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। देखिए, टेस्ट मार्केटिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इस पर टॉपिक पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी। टेस्ट मार्केटिंग है क्या? देखिए, टेस्ट मार्केटिंग कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को पहले लार्ज स्केल पे लॉन्च करने से पहले उसको पहले मार्केटिंग को टेस्ट करती है। इसके लिए क्या करती है, वो पहले कुछ मार्केट्स को चूज़ कर लेती है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केटेड करती है, फिर उसके थ्रू जो है वो कंज्यूमर, मिडिलमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स, उनके रिएक्शंस को फाइंड आउट करती है और देखती है कि उनके रिएक्शंस कैसे हैं। अगर उनके रिएक्शंस जो हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट को एज इट इज़ लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन जो इनके जो रिएक्शंस हैं उनमें कुछ सजेशंस आते हैं, उसमें कुछ चेंजेस के लिए अपील आती है उनकी तरफ से, मिडिल मैन की तरफ से या कंज्यूमर की तरफ से, तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को पहले उसको मॉडिफाई कर लेती है। अन्यथा क्या होता, कंपनी क्या करती, पहले लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती, उससे क्या होता, कंज्यूमर उसको रिजेक्ट कर देते और जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल वेस्ट चले जाते हैं। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि कंज्यूमर ने जो भी सजेशन दिए हैं, जो भी हमें अपने प्रोडक्ट की जो वीकनेस है उसका वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चल गया, अब हम उसकी सारी वीकनेस को मॉडिफाई करेंगे और उसके बाद ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी मार्केटिंग है उसकी भी टेस्टिंग हो जाती है, उसकी भी जो कमियां हैं हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको भी हम मॉडिफाई करके फिर हम
न्यू मार्केटिंग मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब इसका बेनिफिट्स यही होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं जाते और कंपनी की जो ब्रांड इमेज है वो एज इट इज़ बनी रहती है। तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है एक कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले टेस्ट मार्केटिंग करना। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। क्या फ़ायदे हैं टेस्ट मार्केटिंग करने के? नंबर 1, रिडक्शन इन रिस्क ऑफ फुल स्केल लॉन्च। जैसा अभी ऊपर मीनिंग में भी डिस्कस किया गया कि अगर कंपनी जो है अगर टेस्ट मार्केटिंग नहीं करेगी तो कंपनी क्या करेगी, उसको लार्ज स्केल पे लॉन्च कर देगी। लार्ज स्केल पे लॉन्च कर देगी और मान लीजिए कंज्यूमर उसको प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता है, कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट में काफ़ी कमियां नज़र आती हैं, फिर हमारे लिए वो जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल वेस्ट जाएगा। हम उसको नहीं बेच सकते हैं, ना उसको हम चेंज कर सकते हैं, और जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जो हमने हमारा पैसा है, वो सारा का सारा डूब जाएगा। और ना केवल पैसा डूबेगा, जो कंपनी की इमेज है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो ये इससे जो है कंपनी बच जाती है। सेकंड, हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ कस्टमर्स रिएक्शन। ये कस्टमर के रिएक्शन को मेज़र करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू हम कस्टमर की पसंद नापसंद, उसके इंटरेस्ट को जान सकते हैं, उनके सजेशंस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट में, क्या नई चीज़ें ऐड कर चाहते हैं या क्या इसमें से वो हटवाना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं, जिसका बेनिफिट ये होता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है और कंज्यूमर की जो ब्रांड के प्रति लॉयल्टी है वो लगातार बढ़ती है। थर्ड, नॉलेज ऑफ बायर बिहेवियर। टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू हम बायर के बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बायर किस तरीके से बिहेव करता है, कौन बाय करता है, क्यों बाय करता है, किसके लिए बाय करता है, कब बाय करता है, कहाँ बाय करता है। ये सब हम डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को मार्केटेड करने जाएंगे, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने जाएंगे, तो इन सब डाटा को हम यूज़ करके एक बढ़िया सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना सकेंगे और जिसका बेनिफिट क्या होगा कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आसानी से पॉपुलर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ना द लिमिटेशन ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। हर चीज़ के देखो फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला, कॉस्टली प्रोसेस। जो टेस्ट मार्केटिंग है उसको करने के लिए जो काफ़ी अमाउंट कंपनी को स्पेंड करना पड़ता है, काफ़ी सर्वे करवाने पड़ते हैं, उसके लिए काफ़ी टाइम तक अपने प्रोडक्शन को बंद करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, तो जिसके लिए कंपनी को बहुत सारा अमाउंट जो है वो एक बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और ये अमाउंट को कंपनी जो है आफ्टर द प्रोडक्ट लॉन्च रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो खासकर छोटी कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल नहीं है, वो टेस्ट मार्केटिंग इतना आसानी से अडॉप्ट नहीं कर पाती। सेकेंड, मोर रिस्क ऑफ कंपिटिटर्स कॉपिंग द प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अभी कोई पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क नहीं लिया गया है, तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि जब हम टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो पर्टिकुलर स्केल में, हो सकता है कि हमारा कंपटीटर उस प्रोडक्ट को जान ले, पहचान ले और एज इट इज़ ही हमारे प्रोडक्ट की नकल करके एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, और वो भी हमसे पहले। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने हमारे से पहले ही हमारे जैसा प्रोडक्ट जो है बाज़ार में लॉन्च कर दिया। तो यानी कि इसमें कॉपी होने की भी बहुत बड़ी संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है टेस्ट मार्केटिंग के अंदर। थर्ड, एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक। ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डायनेमिक है। जो चीज़ आज सही है वो ज़रूरी नहीं है आज से थोड़े समय बाद भी सही हो, या फिर जो आज गलत है ज़रूरी नहीं है थोड़े समय बाद भी गलत हो। एनवायरनमेंट जो है वो लगातार चेंज होता रहता है, कंज्यूमर की जो सोच है वो भी लगातार चेंज होती रहती है। हो सकता है आज हमने टेस्ट मार्केटिंग करवाई और उसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में ये खूबियाँ या कमियों के बारे में जानकारी मिली, लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए और मान लीजिए टेस्ट मार्केटिंग और प्रोडक्ट लॉन्च करने का जो बीच का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा हो गया, तो उसमें हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम बीच में जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप के दौरान जो है एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंजिंग आ जाए, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में काफ़ी चेंज आ जाए, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो उस वक्त हो सकता है कि जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट मार्केटिंग करवाने के बाद ये कंफर्म है कि आपका प्रोडक्ट 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी डायनेमिक है। तो इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में कई बार हो जाता है कि आपके उस वक्त जब आपने प्रोडक्ट मार्केटिंग टेस्ट की थी तब तो प्रोडक्ट सही था, लेकिन जब वो लॉन्च किया तब कंज्यूमर के टेस्ट में काफ़ी चेंज आ गया। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फेल्यूर ऑफ प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट्स।
क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन मार्केट्स में फेल हो जाता है। नंबर 1, इनएडुकेट मार्केट एनालिसिस। एक बहुत बड़ा जो रीज़न होता है वो यही होता है कि आपने जो है मार्केट को एडुकेट यानी कि काफ़ी अपर्याप्त मात्रा में एनालाइज किया, उसको एनालाइजेशन आपने प्रॉपर वे में नहीं किया, उसके लिए आपने प्रॉपर वे में डाटा इकट्ठा नहीं किया, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के बारे में डाटा आसानी से इकट्ठे नहीं किए, वहाँ के सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट के बारे में आपने डाटा आसानी से इकट्ठे नहीं किए। तो जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप बिल्कुल बिना तैयारी के ही आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, आपने होमवर्क अच्छी तरीके से नहीं किया था, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है आपके प्रोडक्ट की फेलियोरिटी का। सेकेंड आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रोडक्ट फेलियोरिटी का। जो टेक्नोलॉजी है उसमें इतना जल्दी चेंज आ रहा है। अब आप थोड़े समय पहले तक 2G मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, फिर उसके बाद 3G लॉन्च हुआ, एट प्रेजेंट आप 4G मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और अभी हाल ही में आने वाले टाइम में 5G मोबाइल यूज़ करेंगे। तो टेक्नोलॉजी में इतना जल्दी चेंज आता है। आपका प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंज आ गया, नए टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपके कंपटीटर ने लॉन्च कर दिए, तो आपका प्रोडक्ट की फेलियोरिटी तय है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी का कहलाएगा और नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स आपके ऑलरेडी कंपटीशन में आ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके प्रोडक्ट के फेल होने का। थर्ड एंड लास्ट आता है एंट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपटीटर। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कई बार क्या होता है कि जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो आपने उस समय में आपके कंपटीशन में कोई बहुत बड़ा कंपटीटर नहीं था, आप आसानी से प्रोडक्ट को एंट्री कर पाए और प्रोडक्ट आपका आसानी से शुरू में बहुत अच्छी तरीके से चल भी रहा था। लेकिन बाद में कोई ऐसा कंपटीटर आ गया जिसका पहले ही अदर कंट्रीज़ में प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर चल रहा था, उसका ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है अदर कंट्रीज़ के अंदर, अब उसने भी उस कंट्री में एंट्री कर ली जहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट को बेच रहे थे, वहाँ पर आपका कंपटीशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से जो है आपके प्रोडक्ट को काफ़ी दिक्कत आने लग जाती है, परेशानी आने लग जाती है, क्योंकि जो अदर कंट्री का प्रोडक्ट है वो हो सकता है कि चीप रेट पे भी हो और आपसे बढ़िया क्वालिटी का भी हो, तो कंज्यूमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगा उस कंपटीटर के प्रोडक्ट से और जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है फेल हो जाएगा। तो ये कुछ एक रीज़न्स है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है फेल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe this channel if you don't have subscribed. Like this video if you find any value in this video, and share with this video with your friends of your college as well as other college too. And if you have any question about the topic we have discussed today, you can put your question in your comment box. Thank you.